everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming you back to the accounts lecture. So today onwards we are going to start the new series. आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज। यहाँ पर मैं आपकी कंसेप्ट बिल्ड करके दूंगी, मतलब आप लोगों को कुछ कंसेप्ट रहते हैं अकाउंट्स में, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली हमारे क्लियर रहने चाहिए, राइट। किसी भी अगर आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन डू एनी प्रॉब्लम परफेक्टली, राइट। सो ये लेक्चर्स है वो डिमांड पर है। आप लोग मुझे अपने मैं सब लोगों को ये बोल रही हूँ, अपने व्यूअर्स को मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर किसी को भी अकाउंट का कोई भी कंसेप्ट क्लियर चाहिए देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ओके। तो आप लोगों के लिए है ये चैनल, तो आप लोग मुझे अपना बताइए कि आपको कौन सा कंसेप्ट क्लियर करके चाहिए अकाउंट का, देन आई विल क्लियर इट, आई विल मेक द लेक्चर ऑन दैट, ओके। तो ये लेक्चर्स डिमांड पर है आप लोगों के लिए स्पेशली। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज है, जो लेक्चर्स डिमांड पर है, उसमें सबसे पहला टॉपिक मैं बताऊंगी अकाउंटिंग साइकिल पर, ओके। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, लेकिन देखो जैसे अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज बोला जाता है, राइट। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, जस्ट लाइक बचपन में आपने इंग्लिश सीखा होगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, राइट। तो स्टार्ट कैसे किया था आपने, लेटर से, अल्फाबेट से स्टार्ट किया था, सीखा होगा आपने ABCDEFGHIJKLMNOP, राइट। तो वहां पे हमने क्या किया था, सबसे पहले लेटर सीखे थे आपने, राइट। उसके बाद आपने क्या सीखा, वर्ड्स सीखे, है ना। तो इंग्लिश का जैसे एक साइकिल है वैसे ही अकाउंट का एक साइकिल है। तो पहले हम इंग्लिश का साइकिल समझ लेते हैं कि इंग्लिश के साइकिल कैसे होता है, राइट। तो जैसे देखो आप लेटर, सबसे पहले आपने क्या सीखे थे, लेटर सीखे थे ना, अल्फाबेट सीखे थे ना, ABCD, राइट दैट। एंड देन आफ्टर आपने वर्ड्स बनाना स्टार्ट किया, आपने खुद का नाम लिखना स्टार्ट किया, है ना। स्कूल का नाम, माई स्कूल नेम इज दिस, माई नेम इज दिस, राइट। फिर वर्ड लिखते हैं आप, वर्ड के बाद आपने सेंटेंस बनाना स्टार्ट किया। सेंटेंस को हम फिर पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, एसेज लिखते थे, राइट। पैराग्राफ में कन्वर्ट किया, पैराग्राफ से क्या बना, चैप्टर्स बना, एंड चैप्टर से क्या बनी, आपकी बुक बनी, ओके। सो दिस इज द साइकिल ऑफ इंग्लिश। ये किसका साइकिल है, इंग्लिश का। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से चैप्टर एंड देन बुक, ओके। और बुक मतलब हमारी इंग्लिश की बुक, राइट, लाइक दैट। हर एक बुक वैसी बनती है, वैसी अकाउंटिंग का एक साइकिल है। अकाउंटिंग के साइकिल में क्या इन्वॉल्व रहता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अकाउंटिंग साइकिल दिखा देती हूँ, राइट। अकाउंटिंग साइकिल है ये। अकाउंटिंग साइकिल में कुछ लोग बोलते हैं कि 8 स्टेप्स रहते हैं, कुछ बोलते हैं 9 स्टेप्स रहते हैं, कुछ बोलते हैं 10 स्टेप्स रहते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, लेकिन मेनली जो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व है वो है 5, सिर्फ 5 मेन स्टेप्स है जो इन्वॉल्व है, ओके। यू इलेबोरेट करने को हम बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं, बहुत डिटेल में हम देख सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ वास्ट कंसेप्ट है। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, राइट। तो इसके अंदर जितनी चीजें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। आप जब अलग अलग क्लासेस में जाएंगे तो आपको न्यू चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ओके। तो अकाउंटिंग के साइकिल में क्या क्या आता है यहाँ पर देखने सबने, एनालिज एंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले एनालिज एंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, दैट इज नोन एज अ जर्नल, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जर्नल क्या होता है, जर्नल का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। उसके बाद वो जर्नल एंट्री ट्रांसफर होती है पोस्ट ट्रांजेक्शन टू द लेजर, फिर उसको हम लेजर में डाल देते हैं, ओके। देन आफ्टर लेजर के बाद, लेजर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, लेजर को बैलेंसिंग करेंगे, लेजर का बैलेंस निकालेंगे। एंड देन आफ्टर लेजर के बैलेंस की बेसिस पर हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस क्या बनाती है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस की बेसिस पर हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ओके। बैलेंस शीट आप लोगों ने नाम सुना होगा। बैलेंस शीट मतलब क्या, हमारा फाइनल स्टेप है। जैसे एग्जाम्स में, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में साल भर आपको पढ़ाया जाता है, टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लिए जाता है, वैसे ही फर्म्स में भी, कंपनीज में भी, बैंक्स में एंड एवरीवेयर वहां पर क्या किया जाता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाई जाती है, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। उनको टाइम टू टाइम, जैसे आपका टाइम टू टाइम यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, लाइक दैट, वैसे ही फर्म में भी क्वार्टरली, 6 मंथ, हाफ ईयरली एंड देन एनुअली क्या बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। उनको इंटरनल ऑडिटिंग होता है, देन आफ्टर एक्सटर्नल ऑडिटिंग होता है, क्योंकि किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए।
और ये सारे किसके बेसिस पर रहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पर रहते हैं, उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ रहता है। मीन्स देर इज नो वे एनी काइंड ऑफ करप्शन, वहां पर करप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो किस पर बेस रहते हैं, वो रिलायबिलिटी पे बेस रहते हैं। वी आर रिलायबल ऑन द डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को फर्म में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर किसी फर्म में कोई भी अकाउंटेंट है, कोई सीए है, तो वो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन किस बेसिस पर, डॉक्यूमेंट के बेसिस पर। अगर किसी पर्सन ने उसको आके बोला कि आज इतने रुपए की मशीन खरीदी गई, तो वो रिकॉर्ड कर देगा क्या, नहीं, वो रिकॉर्ड क्या दिखेगा, वो मशीनरी के लिए बिल देखेगा, बिल के बाद ही बिल भी साथ में उसको अटैच करना पड़ेगा, जहां पर वो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो उसको साथ में डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑडिटिंग होती है तो वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन आपने की है वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर रही है क्या, नहीं मैच कर रही, देन ऑडिटिंग इज डन। ओके, सो इन द डिटेल वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर, दिस टॉपिक अकाउंटिंग साइकिल हम डिटेल में सीखेंगे, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीए, सीएस, आईसीएम में सब जगह पर आपको, आईसीडब्ल्यूएस, सीएम में आप लोगों को सब जगह पर ये टॉपिक देखने को मिलेगा, और ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द अकाउंटिंग बिजनेस वर्ल्ड। ओके, सो I will start the explanation of the detail, okay, in detail, okay, stay tuned. So first we will see the meaning of the accounting cycle. Accounting cycle का मतलब क्या, right? तो क्या है, सबसे पहले देखो, it refers to the complete sequence of the accounting procedure. यहाँ पर क्या होता है, it refers to the complete sequence of accounting procedure. Accounting cycle means complete procedure रहता है किसका, अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस का एक साइकिल, राइट, पूरी प्रोसेस इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व रहती है। It refers to the complete sequence of the accounting procedure which are required to be repeated in the same order during each accounting period. हर साल अकाउंटिंग पीरियड के टाइम पे, अकाउंटिंग पीरियड रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट, उस टाइम पे ये जो अकाउंटिंग साइकिल है वो रिपीट रहता है। जर्नल, लेजर, देन लेजर का बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट। मीन्स ये जो साइकिल है वो हर साल हर अकाउंटिंग पीरियड में क्या रहता है, रिपीट रहता है। ओके, सो इट इज द कंप्लीट सीक्वेंस, ये कंप्लीट सीक्वेंस अकाउंटिंग साइकिल, कंप्लीट सीक्वेंस अकाउंटिंग प्रोसेस का। बिगिनिंग विद, कहां से शुरुआत होती है इसकी, बिगिनिंग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, जहां पे स्टार्ट होता है ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर, तो एंड एंडिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, और एंड होता है फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन के बाद। ओके, सो अकाउंटिंग साइकिल एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हर साल क्या होती है, रिपीट होती है इन द सेम ऑर्डर, ताकि हमें फाइनल अकाउंट का रिजल्ट पता चल सके। जैसे एग्जाम कॉलेजेस में, स्कूल्स में आप लोगों का आपका फाइनल परफॉर्मेंस पता चलता है फाइनल एग्जाम्स के बाद, इन द सेम वे हम क्यों बनाते हैं, अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, जर्नल एंट्री क्यों प्रिपेयर की जाती है, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि फाइनल अकाउंट क्या मीन्स फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, फर्म में कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में, अकाउंटिंग साइकिल में जो स्टेप्स है, डिटेल स्टेप्स, ओके, मेन स्टेप्स के अलावा भी जो डिटेल स्टेप्स है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो ध्यान से समझना है सबने। ठीक है, क्या है, एनालिसिस ऑफ द ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ सेल किया तो उसके पीछे भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपने कुछ परचेस किया तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपने किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दिया है, किसी तरह का भी ट्रांजेक्शन, किसी तरह का भी लेन देन ओके आपने किया है, तो उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, उसके लिए एक प्रूफ रहना चाहिए। ओके, देयरआफ्टर एनालिसिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। पहले तो हम ट्रांजेक्शन देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, उसके पीछे हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन, फिर जर्नलाइजिंग मीन्स व्हाट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट टू द बुक ऑफ द जर्नल। जर्नल की बुक में जब पहली बार हम किसी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है जर्नलाइजिंग। किसकी बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे आप, सोर्स डॉक्यूमेंट की बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे, राइट। उसके बाद पोस्टिंग ऑफ द जर्नल एंट्रीज इन द लेजर अकाउंट। फिर जर्नल एंट्री को हम लेजर अकाउंट में क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ओके, फिर क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ईच लेजर अकाउंट। फिर आपने पोस्ट करने के बाद उस लेजर अकाउंट का क्या किया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है। फिर बैलेंसिंग करने के बाद क्या करोगे आप, वो बैलेंस के बेसिस, जो बैलेंस आएगा ना उसकी बेसिस पर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू एस्टेब्लिश द इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड द क्रेडिट इन द लेजर अकाउंट, ताकि समझ में आए कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देन ओनली यू कैन से दैट योर लेजर अकाउंट्स एंड योर जर्नल एंट्रीज इज बेस्ट, रेडी, मीन्स कम्प्लीटली एक्यूरेट। बट इफ अगर कभी कभार ट्रायल बैलेंस आपका अगर मैच नहीं हो पाता, देन वी विल हैव टू एडजस्ट द एंट्रीज एडजस्ट करनी पड़ेगी। कैसे, सस्पेंस अकाउंट एक बनाया जाता है,
रिकॉर्डिंग ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज इन द जर्नल, जर्नल एंट्री में हम उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, फिर उस एंट्री को लेजर में भी ट्रांसफर करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ द एडजस्टिंग एंट्रीज इन द लेजर, फिर वो जो आपने एंट्री को एडजस्ट किया, जो रेक्टिफिकेशन किया, जो आपने करेक्शन किया, तो उस एंट्री को लेजर में भी, जर्नल में भी, पहले जर्नल में फिर लेजर में भी ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल, और फिर जर्नल एंट्री को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। हर एक नॉमिनल अकाउंट को क्लोज किया जाता है बाय ट्रांसफरिंग इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट और द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेनली क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जस्ट लाइक द सैलरी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सैलरी का एग्जांपल लिया, सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस मीन्स क्या, नॉमिनल अकाउंट ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, राइट। देखो आप लोगों ने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं हम सैलरीज लिखते हैं, क्योंकि वो हमारा खर्चा है। ओके, और उसके बाद क्या दिया है, देन आफ्टर एट द लास्ट फाइनली अल्टीमेटली हम क्या बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे हमारा डिटेल्ड प्रोसीजर, स्टे ट्यून्ड। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द अकाउंटिंग साइकिल का जो हमारे स्टेप्स है उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको, ठीक है। So now I will give you the explanation about the steps involved. स्टेप्स जितने भी इन्वॉल्व है हमारे अकाउंटिंग साइकिल में उसका मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, क्योंकि वो स्टेप्स आप लोगों को नाम पता है लेकिन उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलना बहुत जरूरी है, राइट। तो क्या है, एनालाइज द ट्रांजेक्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करते हैं, डिटेल में देखते हैं, देन आफ्टर वी रिकॉर्ड इट, राइट। तो क्या है, एनालाइज द ट्रांजेक्शन, द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सोर्स डॉक्यूमेंट, राइट। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सोर्स डॉक्यूमेंट। जो ये एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन मतलब क्या, हम इसको क्या करते हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट होती है सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, है ना, जो हमारे बिल्स है उन सब के बेसिस पर ये हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, विच आर सपोर्टिंग ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, जो हमारे ओरिजिनल रिकॉर्ड को क्या करती है, सपोर्ट करती है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करते हैं, हमारे ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं, मीन्स वो जो ट्रांजेक्शन है वो एक्चुअली हुई है, हैपन, राइट। तो क्या है, एग्जाम्पल्स आर, उसके एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल्स आर द सेल्स स्लिप्स और द इनवॉइसेस, परचेस ऑर्डर, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स एंड द कैश रिसिप्ट स्लिप्स, ठीक है। तो ये सबके इसके एग्जांपल है। बैंक डिपॉजिट, आपने बैंक में अगर पैसे जमा किए तो उसकी बैंक डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए, है ना, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया तो उसके साथ में वो डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए। कैश रिसिप्ट, अगर आपने किसी से कैश किया तो आपके पास कैश रिसिप्ट रहनी चाहिए, राइट। और अगर आपने कुछ सेल किया तो सेल्स स्लिप होनी चाहिए, और कोई भी परचेस किया है तो परचेस ऑर्डर होना चाहिए आपके पास, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट की बेसिस पर ही आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हम ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करते हैं, मीन्स पहली बार जब हम डॉक्यूमेंट के बेसिस पर जब हम पहली बार अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, देन प्रोसेस इज नोन एज अ जर्नलाइजिंग, राइट। तो इन द सेकंड स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप है, इन द सेकंड स्टेप एन एनालिसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज प्लेस्ड। वहां पर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करते हैं, डिटेल में देखते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री जर्नल। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स जो प्राइमरी बुक है दैट इज नोन एज अ जर्नल। जब हम अकाउंट्स की बुक में पहली बार ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम करते हैं जर्नल एंट्री की बुक में रिकॉर्ड, ठीक है, विच इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ हाउ द ट्रांजेक्शंस अफेक्ट द बैलेंसेस ऑफ द एप्लीकेबल अकाउंट्स। वहां पर हम ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स डेट वाइज। जो ट्रांजेक्शन आज हुई उसको आज रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कल हुई उसको कल रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। वहां पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जिसको लर्न करना, याद रखना बहुत मुश्किल है, दैट्स वाई वी मेंटेन द बुक। जैसे एक जर्नलाइजिंग एक पार्ट है किसका, बुक कीपिंग का पार्ट है, राइट। देन आफ्टर थर्ड स्टेप जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल में इन्वॉल्व है, दैट इज द पोस्ट द ट्रांजेक्शन टू द अकाउंट्स इन द लेजर। जर्नल एंट्री करने के बाद हम वो एंट्री को लेजर में क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, मीन्स ट्रांसफर कर देंगे। क्या दिया आपको, इन द थर्ड स्टेप में द ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इन द लेजर। ट्रांजेक्शन को हम एंटर कर देते हैं किधर, लेजर में। रिमेंबर दैट, ये बात याद रखनी है, दैट अ ट्रांजेक्शन इज नॉट एंटर्ड इन जस्ट वन प्लेस। ट्रांजेक्शन सिर्फ एक जगह पर पोस्ट नहीं की जाती, इट मस्ट बी एंटर्ड इन ईच अकाउंट टू दैट इफेक्ट। अभी देखो आप लोगों को मान लो एग्जाम्पल कि आपको मैंने एग्जांपल दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मैंने एग्जांपल दिया, तो कैश अकाउंट भी बनेगा, कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा और कैपिटल अकाउंट भी अफेक्ट होगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से हर एक अकाउंट बनता है लेजर में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा बिजनेस है उसका नेचर क्या है,
एनालिसिस ऑफ द ट्रांजेक्शंस कुड अकर कंटिन्यूअसली और पीरियडिकली। ट्रांजेक्शंस का हमारा नेचर कैसा है ट्रांजेक्शन का, तो किसी किसी बिजनेस में कंटिन्यूअली ट्रांजेक्शन होती ही रहती है, किसी किसी बिजनेस में मतलब रुक रुक के ट्रांजेक्शन होती है, कम ट्रांजेक्शन होती है। अगर बिजनेस हमारा बहुत बड़ा है तो ट्रांजेक्शन तो होने ही वाली है, राइट। तो क्या है देन आफ्टर फोर्थ स्टेप क्या है, द फोर्थ स्टेप इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस विच इज अ सिंपल लिस्टिंग ऑफ ऑल द अकाउंट्स। वहां पर क्या होता है, अकाउंट को हम सिंपली लिस्ट करते हैं, यहाँ का जो बैलेंस आया बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। एंड देयर मस्ट बी द इक्वालिटी बिटवीन द डेबिट बैलेंसेस एंड द क्रेडिट बैलेंसेस, ओके, फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स विद देयर बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, एड्स मीन्स हेल्प करता है, हेल्प इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी एंड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमारा जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस, तो वो प्रॉपर है, करेक्ट है, उससे एक्यूरेसी समझ में आती है और ये हेल्प करता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, मीन्स फाइनल अकाउंट बनाने में ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड प्रिपेयर पीरियडिकली एज नेसेसरी, और ट्रायल बैलेंस को तब तक प्रिपेयर किया जाता है जब जब जरूरत पड़ती है तब तक, ठीक है। और प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम बनाएंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट बनाएंगे हम। इन द फाइनल स्टेप द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी प्रिपेयर्ड आफ्टर ईच क्वार्टर, या तो हर 4 महीने के बाद बनाई जाती है, हर 3 महीने के बाद ये बनाई जाती है ऑफ द ईयर, या फिर द कंपनी में प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द वेरियस अदर इंटरवल्स टू मीट द नीड ऑफ द यूजर्स। यूजर को जब जब चाहिए तब तक फर्म क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। पीरियडिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, इट कैन बी क्वार्टर, इट कैन बी हाफ ईयरली और एनुअली तो बनाई जाती है। 31 मार्च को फाइनल अकाउंट क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, ताकि अलग अलग यूजर्स है, जैसे इन्वेस्टर्स है, सप्लायर्स है, क्रेडिटर्स है एंड कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे यूजर्स तक हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। और उसको ऑडिटिंग किया जाता है 31 मार्च, ठीक है। सो दिस इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अभी हम सीखेंगे कि जर्नल का प्रोसेस क्या है, देन आफ्टर लेजर का प्रोसेस क्या है, ट्रायल बैलेंस का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये किया जाता है, जस्ट एक बार हम देख लेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। सो नाउ वी विल सी द जर्नल प्रोसीजर इन द डिटेल। जर्नल प्रोसीजर कैसे होता है, जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है और किस बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है, तो वो हम सीखेंगे। जर्नल स्टार्ट करते हैं जर्नल से। जर्नल क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस फॉर अ बिजनेस। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती है उनको सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सबसे पहली जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं दैट इज नोन एज अ जर्नल एंट्री, ओके। तो एंट्री मीन्स वो ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना, दैट इज नोन एज अ एंट्री। तो क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या, डेट वाइज ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स की बुक में, ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस फॉर अ बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती है सबको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। सो इट इज द बुक ऑफ द ओरिजिनल और अ फर्स्ट एंट्री। तो आप इसे ओरिजिनल एंट्री की बुक बोल सकते हो, या फिर प्राइम एंट्री की, या फिर फर्स्ट एंट्री की बुक बोल सकते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेट लेजर का। दिस इज द फॉर्मेट फॉर द लेजर, सॉरी जर्नल, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट है ये। कैसा फॉर्मेट रहता है इसका, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एंट्री बाद में किसमें पोस्ट होने वाली है, किसमें ट्रांसफर होने वाली है, लेजर में ट्रांसफर होने वाली है। तो लेजर के कौन से पेज पर ट्रांसफर हुई वो तो हम लेजर में ट्रांसफर करने के बाद ही बता सकते हैं। तो इसको अभी फिल नहीं किया जाता जब आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू कैन नॉट राइट द पेज नंबर ऑफ द लेजर, क्योंकि अभी तक आपने लेजर में ट्रांसफर किया नहीं, तो आपको क्या पता कौन से पेज पर ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो लेजर में ट्रांसफर करने के बाद हम लेजर फोलियो जर्नल में जाके लिखेंगे, ओके। देन आफ्टर द DR मीन्स द डेबिट अमाउंट एंड CR मीन्स द क्रेडिट अमाउंट इज रिटन, ओके। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक एंट्री बताई है, ऑन 1 अप्रैल गार्गी इन्वेस्टेड ₹30,000 इन द गिलेन ट्रेवल। गार्गी ने गिलेन ट्रेवल उसकी खुद की फर्म है, उसने अपनी फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया, दैट इज ₹30,000। उसने फर्म में क्या डाला, कैपिटल डाला। अब इसकी जर्नल एंट्री, ये जो जर्नल एंट्री वो कैसे बनी वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार आप जस्ट जर्नल एंट्री देखो। कैश अकाउंट डेबिट टू गार्गीज कैपिटल अकाउंट, ओके। किस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ, 1 अप्रैल के दिन। तो डेट में सबसे पहले हम डेट ट्रांसफर कर देंगे, देन आफ्टर इन पर्टिकुलर्स हम एंट्री लिखेंगे। वाउचर नंबर और लेजर फोलियो फिलहाल फिल किया नहीं जा सकता। देन आफ्टर डेबिट में डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट, ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया है,
ठीक है, तो सबने ध्यान से समझना है हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल। जर्नल में कोई भी एंट्री ट्रांसफर कैसे की जाती है, कैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है। एंटर द डेट इन द फर्स्ट कॉलम, दैट इज द डेट कॉलम। हम सबसे पहले डेट का कॉलम है, दैट इज द फर्स्ट कॉलम, तो उसमें सबसे पहले डेट ट्रांसफर करेंगे, डेट लिखेंगे इन अ पर्टिकुलर्स कॉलम। फिर जो पर्टिकुलर्स का कॉलम दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम उसी कॉलम में फिल करते हैं, पर्टिकुलर्स में। इन पर्टिकुलर्स कॉलम एंटर द नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द कॉलम। हम सबसे लेफ्ट साइड में हम जाके लिखते हैं जिस अकाउंट का नाम आपको, जो भी अकाउंट का नाम आपको डेबिट करना है, वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और उसके सामने हम क्या दिखाते हैं, DR मीन्स डेबिट। ओके, और उसके अमाउंट को भी डेबिट के कॉलम में लिखा जाता है, एंड क्रेडिट के कॉलम में डैश कर दिया जाता है। ओके, इन अ पर्टिकुलर्स कॉलम एंटर द नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द कॉलम एंड एब्रिविएशन DR एट द राइट एंड ऑफ द ईच कॉलम। और हम क्या करते हैं, डेबिट लिखते हैं, राइट। देन आफ्टर बात आती है, ये देखो डेबिट में जो आपने अकाउंट का नाम लिखा वो आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, और उसके जस्ट राइट साइड में आप क्या लिखोगे, DR इज एन एब्रिविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए, डेबिट के लिए। ओके, देन आफ्टर थोड़ा सा कभी भी ये रूल है, थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ते हैं, देन आफ्टर हम क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। क्रेडिट के लिए क्रेडिट CR यूज नहीं किया जाता, यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, टू गार्गिस कैपिटल अकाउंट, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर। ओके, तो क्या है, राइट अमाउंट इन द डेबिट कॉलम, वो तो हमने दिखा दिया था यहाँ पे। देन आफ्टर इन पर्टिकुलर्स कॉलम एंटर द टाइटल ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। फिर हम क्रेडिट साइड में, फिर उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस डालने के बाद, स्पेस के बाद हम थोड़ा क्रेडिट के अमाउंट लिखेंगे। आप क्रेडिट का अकाउंट कौन सा लिखने वाले हो वो लिखेंगे। इन द पर्टिकुलर्स कॉलम एंटर द टाइटल ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इंटेंडेड टू राइट प्रीसीडेड बाय द वर्ड। इसके पहले प्रीसीडेड, इसके पहले कौन सा वर्ड आता है, टू। क्रेडिट की जगह पर हम क्या दिखाते हैं, टू। ओके, एंड राइट अमाउंट इन द क्रेडिट कॉलम, और अमाउंट के आगे क्रेडिट के कॉलम में उसकी अमाउंट आएगी। ठीक है, देन आफ्टर इंसर्ट अ नरेशन विच इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। फिर उसके नीचे आपने कौन सी ट्रांजेक्शन की उसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे क्या, गार्गी ने खुद के फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो हम इधर लिखेंगे रिसीव्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ओनर। ओनर से इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ, कितने अमाउंट का, 30,000। डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इक्वली मैच ईच अदर, मतलब यहाँ पे आप 60 लिख रहे हो, यहाँ पे आप 30 लिख रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या है, ड्रॉ द लाइन अक्रॉस द पर्टिकुलर कॉलम। जैसे ही आपकी जर्नल एंट्री होती है तो हम उसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन आफ्टर वी विल डू द सेकंड जर्नल एंट्री। फिर सेकंड जर्नल एंट्री होने के बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर थर्ड जर्नल एंट्री, लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रहता है, इस तरीके से हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट बताया वो कैसे समझ में आता है, वो समझ में आता है डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर। देखो हर एक सिस्टम के, देखो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये डेबिट एंड क्रेडिट कैसे हुआ, अकाउंट में आपने हमेशा सुना होगा, कोई अकाउंट डेबिट हो रही है, कोई अकाउंट क्रेडिट हो रही है, वो कैसे होती है तो वो भी हम देखेंगे। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्री। डेबिट एंड क्रेडिट किस बेसिस पे किया जाता है, कोई एंट्री को लर्न करने की चीज नहीं है कि आपने वो एंट्री को लर्न कर लिया। एंट्री रेडी की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। कैसे रेडी की जाती है, तो वही हम सीख रहे हैं। सबसे सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। कोई भी जर्नल एंट्री अगर बुक में रिकॉर्ड की जाती है तो वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर। व्हाट डू यू मीन बाय द डबल एंट्री सिस्टम, क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। जर्नल एंट्री को अकाउंट की बुक में किस बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर। व्हाट डू यू मीन बाय द डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम डज नॉट मीन that an entry is going to record for the 2 times। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करने वाले, एक ही ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करने वाले, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मतलब है इसका, इन फैक्ट इट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट। बल्कि इसका मतलब ये है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, वन इज द डेबिट एंड द अनदर विल बी द क्रेडिट विद द इक्वल अमाउंट। ओके, सो हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को हम डेबिट के लिए हम एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं DR, एंड क्रेडिट के लिए हम यूज करते हैं CR। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपके फोन में मैसेज आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद रुपीज दिस मच। मतलब क्या है, आपके अकाउंट से उतने रुपए निकाल लिए गए हैं। इसके लिए आपको आता है, मोबाइल में मैसेज आता होगा ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस मच अमाउंट। या फिर आप लोगों के मोबाइल पे मैसेज आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में उतना पैसा जमा हो गया। लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट का पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, अलग अलग अकाउंट के बेसिस पर डिपेंड करता है कि उसके लिए किस जगह पर डेबिट यूज होगा और किस जगह पर क्रेडिट यूज होगा। ओके, तो
देखो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। आपका डेबिट एंड क्रेडिट कैसे डिसाइड कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है हमारे अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन पर। अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया मेनली। फर्स्ट वन इज द पर्सनल एंड द सेकंड वन इज इम्पर्सनल। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा व्हाट इट्स नेम सजेस्ट, इसका नाम सजेस्ट करता है कि पर्सनल मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो अकाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, तो उसे बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। किसी भी वे में पर्सन से रिलेटेड है, डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली, सीधे तरीके से या फिर थोड़ा सा टेढ़े तरीके से, अगर वो किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड है देन इट विल बी नोन एज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। क्या है, एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल मीन्स क्या, चलता फिरता इंसान, जैसे कि मेरा अकाउंट, राइट, जैसे कि मेरा अकाउंट मैं बोल सकती हूँ माई सेल्फ, है ना, या फिर राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट। आपका अकाउंट किसी पर्सन का अकाउंट, किसी नेचुरल पर्सन का अकाउंट जो चलता है, जीता है, खाता है, पीता है, सांस लेता है, उस पर्सन का अकाउंट को हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स किसी फर्म का अकाउंट, किसी बैंक का अकाउंट, किसी संस्था का अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट को बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मीन्स वो पर्सन है लेकिन वो हमारे जैसे डील कर सकता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसको आर्टिफिशियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो हमारी तरह सांस नहीं ले सकता, चल फिर नहीं सकती संस्था, कोई भी फॉर्म, राइट। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, राइट। और हम बोल सकते हैं बजाज कॉर्पोरेशन, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसी भी फर्म का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे रिलायंस कॉर्पोरेशन, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ओके, देन आफ्टर द थर्ड टाइप ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स किसी ना किसी तरीके से किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, इनडायरेक्टली पर्सन से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स सैलरी पे करनी बाकी है। अगर मैं हूँ, मेरी कोई फर्म है और मेरी फर्म की तरफ से किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी बाकी है, इट मीन्स वो किसी पर्सन की तरफ से बाकी है और किसी पर्सन को देनी बाकी है। मीन्स ये किसके बारे में बता रही है, पर्सन के बारे में बता रही है, राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरी आप बोल सकते हो, या फिर प्रीपेड सैलरी बोल सकते हो आप, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, income received in advance, and like that. These type of accounts are known as the representative personal account. Okay, then after impersonal, impersonal कैसा है, जो किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, then it will be known as a impersonal. पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड है सीधे या फिर टेढ़े तरीके से, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और इम्पर्सनल मतलब जो किसी भी तरीके से, इन एनी वे, किसी भी तरीके से इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन। The account which is not at all related to any person is known as a impersonal account. Okay, impersonal की भी 2 टाइप है, impersonal को भी हमने सब टाइप में डिवाइड किया, that is the first one is the real account and the second one is the nominal account. पहले हम देखेंगे रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द असेट्स, जो किससे रिलेटेड है, असेट्स से रिलेटेड है। असेट्स मीन्स क्या, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ओके, तो उस अकाउंट को बोला जाता है रियल अकाउंट। मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है ना। प्रॉपर्टी को हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे, रियल अकाउंट बोलेंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स रियल अकाउंट है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है। असेट तो आप समझते हैं ना, तो असेट मीन्स प्रॉपर्टी को हम किस में काउंट करते हैं, कौन सा टाइप का अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में 2 टाइप के असेट है, एक है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मीन्स विजिबल, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, दैट इज नोन एज अ टेंजिबल, जिसको आप विजिबल भी बोल सकते हो। विजिबल मीन्स जो आपको दिखाई देता है, एंड इनटेंजिबल मीन्स क्या, जिसको आप देख नहीं सकते, विच इज इनविजिबल, जो आपको दिखाई नहीं देता, जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब मैं टेंजिबल में अगर एग्जाम्पल दूं तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर्स है ना, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, जो आपकी असेट है, प्रॉपर्टी है। And the second type of the real account that is intangible real account. Intangible means जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ महसूस करते हो, जस्ट लाइक गुडविल, है ना। मान लो किसी पर्सन की रेपुटेशन है, जैसे रिलायंस को हर कोई जानता है ना। जियो तो मेनली सब लोगों के मोबाइल में जियो का एक सिम कार्ड रहता है ना। तो मीन्स क्या है, रिलायंस की बहुत ज्यादा गुडविल है। गुडविल मीन्स कोई दीवारों पे लिखा नहीं जाता कि गुडविल है, इसकी गुडविल है, वो क्या की जाती है, रेपुटेशन है, दैट इज रेपुटेशन इन द फर्म, दैट कैन बी, आप देख सकते हो गुडविल को, नहीं देख सकते। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। ओके, देन आफ्टर द नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल मीन्स आपको या तो इनकम होगा बिजनेस में, या तो लॉस होगा, या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगी। एक्सपेंस या फिर लॉस, इनकम या फिर गेन। ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके? नॉमिनल अकाउंट के। किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, किसी भी तरह का लॉस हो, इनकम हो या गेन हो, विच विल बी काउंटेड इन द नॉमिनल अकाउंट। अब इनके रूल्स, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो आप एंट्री, आपको एक ट्रांजेक्शन दिया जाएगा, उसमें पहले आपको 2 इफेक्ट निकालने हैं, और वो किस टाइप के हैं, कौन से अकाउंट के हैं, तो उस बेसिस पर हम उनका डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट विल बी द गिवर। जो भी पर्सन रिसीव कर रहा होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और जो भी पर्सन दे रहा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ओके, देन आफ्टर द रूल ऑफ द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास कोई एसेट आ रहा है तो आप उसे डेबिट कर दो, और कोई एसेट अगर आपके पास से जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दो। ओके, देन आफ्टर इम्पर्सनल द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एज इनकम एंड गेन्स। मतलब क्या, अगर आपका कोई एक्सपेंस और लॉस हो रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो, और अगर आपको कोई इनकम और गेन हो रहा है तो आप उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। इस बेसिस पर हम डेबिट एंड क्रेडिट क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। आई होप यू गॉट इट दीज पॉइंट्स। ठीक है, अगर डाउट हो तभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद का पढ़ेंगे जर्नल। पूरा हो चुके, समझ चुके आई थिंक। तो 11th स्टैंडर्ड की जो बुक है ना, वो पूरी की पूरी हमारी अकाउंटिंग साइकिल के बेसिस पर है। जिस बच्चे ने 11th का अगर सही तरीके से समझ के लिया है, 11th की बुक जो बच्चा एकदम कंप्लीट तरीके से करता है, आई कैन बेट दैट वो बहुत ही ज्यादा अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है। दैट कैन बी अ सीए और एनीवन। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th का अकाउंट। मेनली बच्चे क्या करते हैं? 11th के अकाउंट्स को इग्नोर करते हैं। वो बोलते हैं कि बोर्ड की थोड़ी ना, और बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो 11th में पास कर देते हैं बच्चे को, तो वो बच्चा ध्यान ही नहीं देता 11th की बुक पर। लेकिन 11th की बुक क्या है? एक फाउंडेशन है, एक नींव है। अगर कोई बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो, उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी फाउंडेशन अच्छे से, नींव उसकी सेटअप करनी पड़ती है, तभी वो बिल्डिंग लंबे टाइम तक खड़ी रहती है। अगर जिस बिल्डिंग की नींव अच्छी नहीं है तो वो बिल्डिंग जल्दी गिर जाती है, राइट। तो इस तरीके से 11th का जो बुक है, अगर आपने 11th करते टाइम वो इग्नोर किया था, वो पढ़ा नहीं था, तो आप 11th की बुक अभी लो अपने हाथ में और 11th की बुक अच्छे से करो। जिस बच्चे ने 11th की बुक कर ली, 11th और 12th की बुक कर ली, तो सीए का सिलेबस तो हो चुका ना फिर, क्योंकि सीए के सिलेबस में आता ही क्या है? 11th एंड 12th की बुक आती है अकाउंट की। ओके, सो फोकस ऑन द 11th स्टैंडर्ड बुक. It will really help you in clearing your CA, CS exams. Okay. So then after we will learn about the ledger का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। 1 बाय हम सारा प्रोसेस देख लेते हैं हमारे अकाउंटिंग साइकिल का। अभी तक हमने देखा जर्नल का, अब हम देखेंगे लेजर का। ओके, तो अभी हम देखेंगे लेजर का प्रोसीजर। स्टार्ट करते हैं। लेजर में कैसा होता है? लेजर इज अ सेकेंडरी बुक, राइट। जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर बनता है। लेजर सेकेंडरी बुक है, तो लेजर के बारे में हम डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। तो क्या है लेजर? द लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक है अकाउंटिंग सिस्टम की। द लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम की प्रिंसिपल बुक, मेन बुक किसको बोला जाता है? लेजर को बोला जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स इसमें क्या रहता है? इट कंटेन्स द डिफरेंट अकाउंट। लेजर में अलग अलग अकाउंट होते हैं। वेयर द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। उससे रिलेटेड से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री में आपने वो अकाउंट की ट्रांजेक्शन की थी, वही ट्रांजेक्शन इधर रिकॉर्ड होगी। जिससे आपने देखो जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड की थी, जिसमें भी कैश इन्वॉल्व था, वो सारी कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। मीन्स उस अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन लेजर में एक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट। लेजर क्या है? कलेक्शन है सारे अकाउंट्स का। डेबिटेड और क्रेडिटेड, वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, सारे अकाउंट का कलेक्शन है। इन द जर्नल प्रॉपर लेजर क्या है? लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जर्नल प्रॉपर एंड इन द वेरियस स्पेशल जर्नल्स। बहुत सारे जर्नल्स में जर्नल में सब्सिडरी बुक्स पे आती है, तो जितने भी जर्नल है, आपने जर्नल सिंपल जर्नल के या फिर सब्सिडरी बुक में ट्रांसफर किया, उसको हम लेजर में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लेजर इज वेरी यूजफुल। लेजर बहुत यूजफुल है एंड इज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेजर, क्योंकि लेजर के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही आप फाइनल अकाउंट बना सकेंगे। मीन्स ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, राइट। दिस इज प्रोसीजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। The net result of all the organization, the net result of all the
ट्रांजेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन उस अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड हो जाती है ऑन अ गिवन डेट कैन बी असर्टेड ओनली फ्रॉम द लेजर। एक ही अकाउंट से रिलेटेड कितनी ट्रांजेक्शन हुई है आप लेजर में जाके पता कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मेट लेजर का। नेम ऑफ द अकाउंट सबसे टॉप पे लिखा जाता है कि आप कौन सा अकाउंट का लेजर बना रहे हो, जैसे कैश अकाउंट हो सकता है, हर एक चीज का अकाउंट बनता है। ठीक है, तो क्या है, एक साइड है डेबिट साइड, देन अनदर साइड विल बी द क्रेडिट साइड। हम क्या करते हैं, नोटबुक के पेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल बी नोन एज द डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड विल बी नोन एज द क्रेडिट साइड। फॉर्मेट में आता है डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ मीन्स जर्नल के आपने कौन से पेज नंबर से लिया वो पेज नंबर इधर आएगा, देन अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट। ओके, लेजर अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द 5 कैटेगरीज। लेजर अकाउंट को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नॉर्मली। नेमली, नेम क्या है उनका, असेट में या फिर लाइबिलिटी में, कैपिटल में, रेवेन्यू, गेन्स में या फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। ओके, इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं और लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है। दैट इज अ सेकेंडरी बुक, जनरल करने के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेकिन लेजर की में एक अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। अगर आपको किसी भी अकाउंट का पता करना है तो आप लेजर में जाके उससे सारी डिटेल पता कर सकते हैं कि कब इस अकाउंट से क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई थी। ओके, सो आफ्टर इट, इसके बाद हम बनते हैं, इसका बैलेंसिंग किया जाता है, लेजर का बैलेंसिंग किया जाता है। लेजर के बैलेंस के बेसिस पर क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अब ट्रायल बैलेंस के बारे में हम सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे होता है और कैसे बनेगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप है ट्रायल बैलेंस का। क्या स्टेप है इसमें, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। जैसे फाइनल अकाउंट एक स्टेटमेंट है, वैसे ही ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट, सॉरी, जैसे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इन द सेम वे ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट है। इट इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। प्रिपेयर्ड, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग। उनका टोटल चेक करने के लिए, उनकी अमाउंट चेक करने के लिए। अकाउंट चेक तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंट्रीज अप टू द डेट स्टेटेड एट द हेड। ट्रायल बैलेंस के लिए पहले ही बता दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस एट द एज ऑन 31 मार्च, पहले डेट ऊपर मेंशन कर दी जाती है। इस वजह से आप फॉर्मेट में देख सकते हो, डेट का कॉलम आपको दिखाई नहीं देगा। और द ट्रायल बैलेंस, ओके, सो ट्रायल बैलेंस एंश्योर्स, ये बात पक्की करती है ट्रायल बैलेंस क्या, दैट बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन हैव बीन ड्यूली रिकॉर्डेड। आपने किसी एक का कुछ भी आपने मिस कर दिया होगा तो आपको ट्रायल बैलेंस में समझ में आ जाएगा कि आपने क्या मिस किया और आपका क्या गलत हुआ, वो ट्रायल बैलेंस से समझ में आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लेजर के बैलेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। 2 तरीके होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस इन्वॉल्व 2 मेथड्स, देयर आर दो मेथड है। तो अब जो भी आपको ठीक लगे आप उस मेथड से फॉलो कर सकते हैं। एक है बैलेंस मेथड एंड दूसरा है टोटल अमाउंट मेथड। मतलब क्या है इसका, जब आप लेजर का बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंस अमाउंट या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा या तो डेबिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट बैलेंस कैसे बोलते हैं, जब आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डेबिट साइड लेजर के, देन दैट बैलेंस विल बी कॉल्ड द क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस कैसे बोलते हैं, अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है लेजर अकाउंट का और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, देन इट विल बी नोन एज अ डेबिट बैलेंस। तो जिसका जो बैलेंस रहेगा उसको हम बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस लिखा जाता है। लेकिन टोटल अमाउंट मेथड में हम बैलेंस नहीं लिखते, उसकी अमाउंट लिखते हैं, दोनों साइड की अमाउंट लिख देंगे, ठीक है, दोनों साइड की अमाउंट लिख देंगे। तो ये है फॉर्मेट है हमारा। अगर आप बैलेंसिंग मेथड फॉलो कर रहे हो तो मान लो कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है, और मशीनरी का भी डेबिट बैलेंस आएगा तो उसका बैलेंस लिख देंगे। और अगर आप टोटल बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर हम अकाउंट का नाम लिखेंगे, डेबिट साइड का टोटल भी लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल भी लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ये दोनों मेथड फॉलो करते हैं। तो ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसके लिए बनाया जाता है, ताकि हम फाइनल अकाउंट बना सके। फाइनल अकाउंट हमारा फाइनल स्टेप है, तो इसके बाद में वही आपको डिटेल में समझा कर देती हूँ। नाउ फाइनल स्टेप, तो फाइनल स्टेप मतलब हमारा फाइनल अकाउंट, राइट। अकाउंटिंग साइकिल में अभी तक हमने सारा डिटेल में देखा, तो अभी बारी है फाइनल अकाउंट की। फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। इट इज द लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करने के लिए, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमने इतना सब किया, राइट। तो फाइनल अकाउंट सबसे जरूरी है। इस साल के आखिरी में बनाया जाता है, मीन्स हमेशा कब बनाया जाता है, 31 मार्च को बनाया जाता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, यहाँ पर 3 चीजें बनाई जाती है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इस सीक्वेंस से बनाया जाता है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, ओके। तो सीक्वेंस से बनते हैं और इन्हें कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, फाइनल अकाउंट बोला जाता है, ओके। ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या बताते हैं आपको, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स आपको फॉर्म में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ,
ओके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट से आपको पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन। क्या पता चलेगी आपको बैलेंस शीट से? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, मींस असेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, क्या पता चलेगी आपको? असेट्स एंड लायबिलिटीज, कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, एंड असेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी आप बोल सकते हो आपकी बैलेंस शीट टैली हुई है। क्या रोल प्ले, क्या मिलता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों का क्या मकसद है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना फर्म को, राइट। टू नो द प्रॉफिट और द लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन और द बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमने साल भर में जो काम किया उससे हमें प्रॉफिट हुआ या उससे लॉस हुआ, बिजनेस को ऑपरेट करते टाइम आर वी हैविंग द प्रॉफिट और आर वी हैविंग द लॉस, ये पता चलता है। मींस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगी। देन आफ्टर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा? टू नो द बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है? बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। पोजीशन मीन्स क्या? बिजनेस में कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी, और दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। ओनली देन यू कैन से कि हमें हमारी बैलेंस शीट टैली है। और ये सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या फिर आप उसे फाइनल अकाउंट बोल सकते हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसे ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट में। एंड बैलेंस शीट की असेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल। आई होप सबको समझ में आया। द अकाउंटिंग साइकिल हमने सीखा, तो ये था डिमांडेड लेक्चर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपको कौन सा कंसेप्ट समझना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी व्यूअर्स मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी कंसेप्ट बताएंगे कि आपको समझना है, देन मैं उसी टॉपिक पे एक लेक्चर बना के दूंगी, ठीक है। तो इससे हमारा एक्चुअली ये आपको एक प्लेलिस्ट में दिखेगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसका नाम रहेगा कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज। ओके, कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज में आपके कंसेप्ट को बिल्ड किया जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे अपने व्यूज बताइए इस लेक्चर पर। अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर चाहिए, कोई भी कंसेप्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इस बारे में कोई डाउट है तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरी अब हर एक अपडेटेड लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ताकि नॉलेज को बढ़ाया जा सके। जब हम नॉलेज दूसरों को देते हैं तो हमारी नॉलेज बढ़ती है। सो शेयर द नॉलेज एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स विच टॉपिक यू वांट टू स्टडी। कौन सा कंसेप्ट आपको चाहिए जो आपको क्लियर करवाना है, जो आपका वीक है, वो मुझे आप बताइए। आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट लेक्चर। ओके, सो स्टे ट्यून्ड ऑन कॉमर्स इन स्कूल। Till then I will upload the next lecture on the next concept which you will tell me to explain. Okay, तो आप मुझे अपना टॉपिक बताओ, मैं एक्सप्लेन करके दूंगी। So stay tuned. Till then take care. Goodbye. Thank you so much. Bye bye.